अक्टूबर से दिसंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार किया गया अगले 3 महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। उसी तर्ज पे अगले 3 महीने तक इसको जारी रखा जाएगा, क्योंकि त्योहार का सीजन भी है। जैसा मैंने कहा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा से लेके छठ पूजा, दशहरा, दिवाली, गुरुपूर्व से लेके क्रिसमस तक तीनों महीनों में बहुत सारे त्योहार हैं। उसी तर्ज पे इसको 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह तो अगले 3 महीने तक वो मिलेगा और कुल मिलाकर 121 लाख मीट्रिक टन लगभग खाद्यान्न दिया जाएगा अगले 3 महीनों में, जिसपे कुल मिला के खर्चा 44,762 करोड़ रुपए के लगभग आएगा। मोदी सरकार ने कोरोना की पहली लहर के दौरान इस योजना की शुरुआत की थी। तब से लगातार इस योजना को समय समय पर आगे बढ़ाया गया है। हमने ये समझने की कोशिश की कि इस ये जो 3 महीने के लिए और एक्सटेंशन हुआ इस योजना का, निश्चित तौर पर कोविड के कारण जो देश की बहुसंख्य आबादी से प्रभावित हुई, कहीं ना कहीं से अभी भी उनके ऊपर इसका प्रभाव है और इस योजना से वैसे लोगों को बहुत मदद मिलेगी जिनको अभी जीवन यापन में दिक्कत हो रही थी। सचिन जी, हम ये समझना चाहेंगे कि अपनी जो कल्याणकारी सरकार है, इस तरह की योजनाएं लगातार आती हैं और जैसा कि हम जानते हैं ये योजना, ये 7वीं बार ये योजना बढ़ाई गई है, यानी 6 बार अब तक इसको लागू किया गया था। फिर महसूस करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि अभी इसकी और जरूरत है और 3 महीने के लिए इसको एक्सटेंशन मिले। तो ये जो फैसले हैं, ये जनहित के फैसले किस तरह से लोगों तक आती हैं, लोगों को लाभ पहुंचाती है और उसका लाभ जनता को पहुंचाने में मदद हम कर सकते हैं, यानी कि सोसाइटी कर सकती है? देखिए, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक महत्वपूर्ण फैसला है कि देश की वैसी आबादी जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं और जिनके पास आर्थिक उपार्जन का कोई साधन नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि कोविड-19 के समय इसको किया गया था, लागू किया गया था, तो कोविड-19 के बाद का भी जो समय है वह अभी आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ लोगों को नहीं हो पाए हैं, लोग नहीं हो पाए हैं, क्योंकि लोग कोशिश कर रहे हैं उभरने की। हाँ, क्योंकि लोगों का रोजगार खत्म हो गया, कितने परिवार का परिवार ही समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसको और समय 3 महीने समय तक बढ़ाना यह एक उचित कदम है और इससे समाज को में जो गरीब तबके हैं उन्हें मदद मिलेगी, क्योंकि रोजगार जैसे जैसे रोजगार का सृजन होगा वैसे वैसे इस पर निर्भरता कमेगी, लेकिन अभी इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसका समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव है और समाज में जब लोग भूखे नहीं होंगे, भोजन होगा, तो समाज का विकास होगा और समाज में जो कुरीतियां हैं उन कुरीतियों में भी कमी होगी। जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर है, तो अगर भूखे होंगे तब ना कहीं से छीनने की कोशिश करेंगे, जब भूखे नहीं हैं तो फिर वो कहीं छीनने के लिए क्यों जाएंगे। तो इस तरह से समाज में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, सकारात्मक प्रभाव होगा और इससे समाज के विकास को गति मिलेगी। जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास आना चाहते हैं सुधांशु जी। चूंकि माना जा रहा है कि इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं, 3,91,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इस पर। कहीं ना कहीं से अर्थव्यवस्था जो भारत कोशिश कर रहा है कोविड के बाद से फिर से अपनी पटरी पर अर्थव्यवस्था को ला रहा है और तेजी से उसका परिणाम भी दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं से ये किस तरह से सकारात्मक स्टेप माना जाएगा कि जिससे कम से कम, जैसा कि सचिन जी भी कह रहे हैं कि जो लोग जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, 2 जून रोटी वो नहीं की जुगाड़ कर सकते हैं, उनको एक सपोर्ट मिलेगा खड़े होने में, आत्मनिर्भर होने में, और फिर धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है उसको मदद मिलेगी। इस तरह से ये जो प्रयास है अर्थव्यवस्था के लिहाज से, आप चूंकि अर्थशास्त्री हैं तो किस नजरिए से आप इसको देखते हैं?
ये इस तरह की योजनाएं जो चलाई जाती हैं तो गौर करेंगे तो समेकित विकास के लिए ये इस तरह की योजनाएं जरूरी हो जाती है। और ये ज़रूरत उस समय में और बढ़ गई थी जब पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना के कारण कई तरह की पाबंदियां लगी और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। हालांकि इन चर्चाओं के पीछे कई बार यह चर्चा होती है कि यह अपने आप में एक फिस्कल स्टिमुलस का एक ऐसा पैकेज है जो 3,91,000 करोड़ लगभग 4 लाख करोड़ का पैकेज है, जिससे अर्थव्यवस्था में किस तरह का योगदान मिल सकता है। तो पहला पहलू है कि एक समेकित विकास के लिए समाज के निचले तबके को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकारी सहयोग देना आवश्यक है, तो वो चीज़ें पूरी होती जा रही हैं। दूसरा पक्ष अगर देखेंगे तो जब लोगों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है अगर सरकारी सहयोग के माध्यम से, और अर्थव्यवस्था में पटरी पर आने के साथ साथ लोगों की आमदनी में वृद्धि होगी और वह वृद्धि कम आय वाले लोगों में भी होती है, तो उनके पास एक सरप्लस जनरेट होता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आप सरकारी सहयोग से कुछ समय के लिए ही सही अगर आप कर पा रहे हैं तो वह जो सरप्लस होगा वह अधिकतर जो इसके लाभार्थी हैं अगर गौर करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जरूरत से संबंधित मांग है उन मांग को भी बढ़ाने में ये सहयोगी होगा। तो इस तरह से भी इसका लाभ लंबे समय में आप जनरेट कर सकते हैं। एक और पहलू जो इसमें एक बड़ा ही रोचक है वह रोचक यह है कि जब भोजन से संबंधित जरूरत को आप पूर्ति करते हैं तो समाज में जो ये सहयोग उन लोगों को दिया जा रहा है जो न्यूनतम आय वाले तबके से संबद्ध हैं, तो अगर उनके पौष्टिकता के से जुड़ी हुई चीज़ों का आप वो कर रहे हैं तो एक सबल नागरिक के निर्माण में भी आप सहयोग कर रहे हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है कि इस प्रयास को आप कब तक जारी रख सकते हैं, कि क्या आपकी आर्थिक क्षमता इतनी अधिक है कि इसको आप जारी रख सकते हैं। तो यह एक नीतिगत निर्णय हो सकता है क्योंकि यह योजना ऐसे समय में शुरू की गई थी जब सरकारी आय अपने उच्चतम स्तर पर नहीं था, तो उस स्थिति में शुरू की गई। तो जब योजनाएं शुरू होती हैं तो इसका लाभ भी दिखने लगता है, तो इसके समाप्त भी करने का एक अपना एक तरीका हो सकता है, एकाएक न करके इसको किस्त दर किस्त बढ़ाते हुए एक। ये गरीब कल्याण योजना में और भी बहुत लाभान्वित हैं। ये स्कीम बहुत दिन से चल रही है और इसमें बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं, उनको भी, बच्चों को, सबको राहत मिल रही है। और बाकी जो लोग हैं उनको भी 1 किलो चना दाल भी ये उस पहलू से संबंधित है जब हम कहते हैं कि इनसे उन लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति की जा रही है जिनकी न केवल आय सीमित है या आमदनी कम है, हम कह रहे हैं तो उनके लिए पौष्टिकता की भी ज़रूरत को भी पूर्ति करता है और सबल नागरिक के निर्माण में भी सहयोग करता है। अब कई बार कभी भी देश का विकास होता है तो उसका संपूर्ण वितरण एक समान नहीं होता है, तो उस वितरण का लाभ उन क्षेत्र में, वो जैसे आपने कहा वृद्ध लोग हुए, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जिन पर जो निर्भर करते हैं, तो उनको अगर सहयोग दिया जाता है तो ये एक सबल भारत के निर्माण में सशक्त नागरिक बनाने में भी इसकी भूमिका है। तो आर्थिक के साथ साथ एक सामाजिक पहलू भी इसका है। और हर व्यक्ति समाज में देश के लिए कुछ कर सकता है, क्योंकि वो जो कुछ योगदान करेगा देश के लिए करेगा, और तभी वो कर पाएगा जब वो उसका पेट भरा हुआ हो, मतलब कम से कम उसके ऊपर रोजी जो रोटी है वो कमाने की चिंता ना हो, और खाना उनके पास। यह महत्वपूर्ण है कि आपका पेट भरा हुआ है तो एक तो आप स्वस्थ हैं और सबल हैं, दूसरा आपकी जो आमदनी में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है तो आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आप सरप्लस जनरेट करते हैं कि आप अपनी आमदनी को खर्च करेंगे सर्फ पर, साबुन पर। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मांग है उस मांग में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है, और जब मांग में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में और विकास होने की संभावना बढ़ती है। हम फिर लौटेंगे आपके पास कुछ और सवालों के साथ। सचिन जी, आपके पास आना चाहते हैं। चूंकि माना जा रहा है इस तरह की योजनाओं से ये भी पता चलता है कि कृषि उपज में, उस मामले में भी हम आत्मनिर्भर हैं, ताकि हमारा जो भंडारण है अन्न का वो हमारा पूरा है, तभी हम इस तरह की स्कीम्स लेके आते हैं और लोगों को देते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे पास जो कृषि भंडारण की जो सुविधा है वो हमारे पास इतना पर्याप्त है कि हम आने वाले 2 वर्षों तक पूरी देश की जनसंख्या को भोजन देने की स्थिति में है। और पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो प्लान है और जो पॉलिसी है, जो प्रोग्राम्स है, उसमें ये सपोर्ट करता है गरीब कल्याण योजना, क्योंकि अगर आप उसको अभी छोड़ देंगे तो जब किसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 0.5 पर ले गए और सडनली आप उसको छोड़ देते हैं तो फिर 0 पे आ जाएगा। तो फिर उसको फिर 0 से 5 तक ले जाने में जो भी आपने एफर्ट्स किया, जो प्लान और पॉलिसी जो आपने बनाया, तो वो सब
खत्म हो शून्य गया से शुरू करना पड़ेगा, फिर शून्य से जाना जी, होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात। तो वैसी स्थिति में इस योजना का बहुत ही महत्व है, एक्सटेंशन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्व है एक्सटेंशन का। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हैं, गोल को देखते हैं, और उसके साथ साथ जो विश्व का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसके साथ आप लिंक करेंगे, तो ऐसी स्थिति में यह एक आवश्यक कदम है और यह एक इसको आप स्वागत योग्य कदम है। हम फिर आपके पास लौटेंगे और कुछ अच्छी जानकारी और लेंगे। हम इस योजना के बारे में क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, कुछ लोगों के विचार सुनते हैं। आइए देखते हैं इस योजना के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में क्या लोग कह रहे हैं, वो सुनने की कोशिश करते हैं। आइए। जी, कोरोना टाइम में जो चालू किए थे बहुत राहत मिला, उससे बहुत अच्छा हुआ। जो 10 किलो मिलता था, 5 किलो मिलता था, वो 10 किलो मिल गया, तो 5 किलो फ्री में मिला, अच्छा हुआ। और फिर से 3 महीना बढ़ा दिए हैं तो और बेहतर हो गया सर। मुफ्त में राशन देने की बात हुई है। जिस समय लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय यह साहसिक कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाया गया। गरीब गुरबा के हित को ध्यान में रखते हुए यह कदम काफ़ी सराहनीय है। इसको एक्सटेंड जो अभी कर दिया गया है कि 3 महीने और मुफ्त मिलेगा, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को हम लोग सहृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये तो असली मोदी जी का सच्चा विकास है, सबका साथ सबका विकास। अगर बंद हो जाए तो गरीबों को पर्व त्यौहार में जैसे दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया, इसमें बहुत सारे कठिनाई होती है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ये राशन 3 महीना का बढ़ा के, इससे गरीबों को बहुत फायदा होने वाला है। ये 3 महीना, 1 महीना में पर्व, बहुत सारा पर्व है, एक ही साथ बहुत सारा, उससे बहुत सा सहयोग मिलेगा गरीब को। गरीब कल्याण जी द्वारा जो 3 महीने का राशन बढ़ा दिया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा कदम उठाए हैं। इससे गरीबों को बहुत राहत मिल रहा है और 3 महीना और मिलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा कदम उठाए हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते। बहुत फायदेमंद है, इतना गरीबी स्थिति में हम लोग का मिला तो हम लोग के लिए तो बहुत अच्छी बात है ना। बहुत धन्यवाद है इस चीज के लिए कि हमको 3 महीना का और आगे बढ़ा मिलेगा, परिवार चलाएंगे उसी से। लोग खुश हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये इस तरह की योजनाएं आनी चाहिए और उसको आगे भी बढ़ाते रहना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके। हम सचिन जी आप ही के पास लौटेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले, हम इस प्रतिक्रियाओं को सुनने से पहले आपसे मैं बात कर रहा था और आप कह रहे थे कि देश की जो कृषि जो हमारा भंडारण है उसकी भी संपन्नता का पता चलता है और हम अगले 2 साल तक ऐसी स्थिति है, यानी उस लिहाज से भी हम कोरोना से पूरी तरह उबर चुके हैं। भारत सरकार के इस फैसले के लगातार विदेशों में भी स्वागत हो रहा है। दुनिया के कई जो देश जो इन चीज़ों से अभी बहुत, समझिए कि आप उनसे परेशान हैं, अपनी अर्थव्यवस्था से, गरीबी से, अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है उससे परेशान है, वहाँ संचालन में उनको दिक्कत आ रही है। उनको आश्चर्य हो रहा है कि कैसे भारत सरकार इतनी आसानी से, इतनी बड़ी आबादी वाली जो देश की सरकार है, उसने बहुत आसानी से इन चीज़ों को काबू में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया और उसका लाभ न सिर्फ अपने देश के बल्कि दूसरे देशों को भी वो दे रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह के फैसले जो होते हैं केंद्र के, उसका स्वागत होता है। इसके पीछे क्या लगता है, उन सरकारों की अपनी विफलता, या हम कह सकते हैं कि भारत की जो संपन्नता है, चाहे अर्थ के मामले में हो या यहाँ राजनीतिक स्तर पर फैसले लेने के मामले में हो, उसमें हमारी आत्मनिर्भरता है? देखिए, भारत का जो विकास की जो योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हैं वो लिंक्ड हैं ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स है जी जी। और बाकी जो जिन देशों का आपने नाम लिया वो सारे देश भी से ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स से जुड़े हुए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट है। हमारे एक तरफ आप देखें चाइना है, दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान है, बहुत परेशान है और उनका कृषि भंडारण की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने देश के नागरिकों को 2 वर्ष तक फ्री में भोजन दे सके जी। यहाँ तक कि जो उन्नत देशों की श्रेणी में जो कई देश आते हैं उनकी भी स्थिति ऐसी नहीं है। मैं उन देशों का नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामले में इन सब बातों पे बाद में कोई क्वेश्चन हो सकता है।
और यह सरकारी मतलब इंडियन टेलीविज़न का प्रोग्राम है, तो देशों का, सभी देशों का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन यह एक अच्छा स्टेप है। और जब कोई डिसीजन आप इमीडिएट डिसीजन ले लेते हैं और तो वो टाइमली डिसीजन होता है, तो उससे क्या होता है कि प्रगति होती है। अगर आप डिसीजन लेने में ज़्यादा हिचकिचाहट करते हैं या देर करते हैं तो समस्या बढ़ जाती है और उसमें आपको और फर्दर रिसोर्स की ज़रूरत होती है। जी। तो आप देखेंगे देश, विश्व के स्तर पर जितने भी बड़े बड़े, चाहे वो साइंटिस्ट हुए हों, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों या वो एकेडमिक लीडर हों, वो इमीडिएट जो भी डिसीजन लेते थे वो इमीडिएट डिसीजन सब बिंदुओं पे सोचकर वो ले लेते थे। तो उससे उस विषय की तरक्की जितनी हो सकी उतने दूसरे विषयों की नहीं हो पाई। आप चाहे वो सोशल साइंस में देखें या फिर नेचुरल साइंस में देखें, और वही स्थिति रही किसी भी देश के विकास के लिए। जो योजना बनती है उस योजना पे अमल करना इस बात पे निर्भर करता है कि निर्णय लेने वाला कौन है और निर्णय कैसा ले रहा है। अगर वो निर्णय सही ले रहा है या जैसे ज़रूरत है वैसा निर्णय ले रहा है तो फिर सही समय पे ले रहा है। सही समय पे ले रहा है, क्योंकि अगर आप टाइमली नहीं लेते, जैसे कृषि होता है और बरसात, अभी जैसे हमारे राज्य में वो कुछ क्षेत्रों में वर्षा नहीं हुई और कुछ और कहीं बाढ़ आ गई, तो जहाँ वर्षा नहीं हुई वहाँ की तो कृषि का उत्पादन क्षमता कम गया, और जहाँ बाढ़ आ गई वहाँ का भी कृषि उत्पादन की क्षमता कम गई। अगर यही समय पे बारिश हो जाती तो कृषि उत्पादन क्षमता, तो ये जो टाइमली जो डिसीजन है वो बहुत आवश्यक है। उसकी अगर वो नहीं आप करते हैं तो, और अभी की सरकार में ये हो रहा है कि वो समय पर जो ज़रूरत है वो निर्णय वो ले रहे हैं। अब भले ही उस निर्णय से कभी कभी कुछ घाटा हो जाए वो अलग बात है, तो वो पूरे विश्व के स्तर पर ऐसा होता है, लेकिन अधिकांश निर्णय सही हो रहे हैं। तो इसलिए ये भी निर्णय सही ही है, क्योंकि नहीं तो कोरोना काल में और अधिक जाने गई होती। जी जी, हम आपके पास पुनः लौटेंगे। सुधांशु जी, आपके पास आना चाहेंगे। बिहार की बहुत बड़ी आबादी, लगभग 8,71,00,000 लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। बिहार पे किस तरह से इसका असर होगा, इसकी अर्थव्यवस्था पर? बिहार के लोग तो लाभान्वित हो ही रहे हैं, जरा हम अर्थव्यवस्था, चूंकि आप अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, तो जरा मैं समझने की कोशिश। बिहार की आर्थिक संरचना, जो लोगों की गतिविधियों पर अगर गौर करेंगे तो एक बड़ा हिस्सा माइग्रेशन पर निर्भर करता है। तो जब लोग माइग्रेट करते हैं तो अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए माइग्रेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो बड़ी आबादी जो इस योजना से लाभान्वित हो रही है, तो उनके लिए एक एड ऑन पैकेज के रूप में आप देख सकते हैं कि उनके माइग्रेशन की अवधि तुलनात्मक रूप से हो सकता है कि कम हो। स्थानीय स्तर पर, जैसा कि हमने अभी चर्चा में कहा था कि सरप्लस अगर जनरेट होता है तो मांग बढ़ती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ती है, जिस एक बड़ा हिस्सा बिहार का ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो अर्बन आबादी बहुत कम है। तो जब वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ता है तो आप देखेंगे कि कंजम्पशन पर एक SGST भी होता है, जो स्टेट का GST का कंपोनेंट होता है, तो राज्य सरकार के आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। तो चीज़ें इस तरह से जुड़ी होती है। एक तरफ आप देखेंगे कि इस योजना का एक जुड़ाव अगर किसानों से जुड़ा हुआ है, तो दूसरा जुड़ाव कहीं ना कहीं केंद्र प्रायोजित योजना होने के बावजूद राज्य के राजस्व में थोड़ी ही सही, मामूली ही सही, थोड़ी वृद्धि करके दिखाती है। तो यह एक आर्थिक पहलू है। मतलब इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी, और बिहार का सीधे भले लाभ ना हो, प्रत्यक्ष लाभ। कर की नई संरचना है, उस संरचना में कंजम्पशन आधारित है, उपभोग आधारित है। उपभोग बढ़ेगा तो अप्रत्यक्ष कर दो, उपभोग बढ़ेगा तो एक हिस्सा, आप छोटा हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन इसका एक योगदान होगा अगर सरप्लस जनरेट हो। दूसरा कि पौष्टिकता बढ़ती है, लोगों का खाने पीने, मतलब एक जैसा कि आपके उसमें दिखाया भी जा रहा था, लोग खुश हैं, लोगों में उत्साह है। तो यह उत्साह कहाँ से आता है? यह उत्साह यहाँ से आता है कि चलो इतनी सी जरूरत इससे पूरी होती है तो बाकी जरूरतों के लिए हम सोचेंगे। जी जी। तो एक उसका योगदान आर्थिक गतिविधियों में स्वाभाविक रूप से होगा। आपके पास लौटेंगे। आप बहुत कई मामले में योजनाकार रहे हैं, योजनाएं उन्होंने आपने बनाई है, उनको इम्प्लीमेंट किया है, सुझाव दिए हैं आपने केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को। तो आप ये जो अभी 2-2.5 साल भारत ने जो देखा है कोविड के कारण, और बहुत दिक्कत के बाद हम फिर से पटरी पर आए हैं, लौटे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि ठीक कहा आपने, देश के बाकी, दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारी बहुत अच्छी प्रगति है। कई देशों ने माना हम कई देशों से आगे निकल गए हैं। तो ये जो सीन है, ये क्या लगता है एक अच्छे सफल योजना के कारण संभव हुआ है, या फिर
एक संयोग है, ऐसा हो गया है? क्या आपको लगता है? आप प्लानर हैं, इस लिहाज से पूछ रहा हूं। ये एक सफल योजना, जब योजना बनती है तब तो वो सफल होगी या नहीं होगी, ये तो योजना के निर्माण पर निर्भर करता है और उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होता है उस पर है। तो ये जो योजना बनी और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे ढंग से हुआ, चाहे कोई भी जो कहना चाहे कहें, लेकिन योजना खासकर कोविड-19 के इसमें सब इतनी बड़ी जनसंख्या को फ्री में वैक्सीनेट किए आप। इतनी बड़ी जनसंख्या को आप फ्री में भोजन दे रहे हैं। जो बीमार है या जिसके परिवार में बीमार है, वो उसके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं, तो उसको भोजन मिल रहा है। तो तब ना, अगर आप पेट भरा होगा तभी ना वो खुश होगा, जब खुश होगा तभी ना उसका दिमाग काम करेगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगा, शार्पनेस बढ़ेगा। तो ये दोनों ही बातें पे हैं। देश की योजना या योजना बनाने वाले का जो लोग हैं और जो पॉलिटिकल बॉस जो हैं, जो निर्णय लेने वाले जो लोग हैं, और जो इम्प्लीमेंट करने वाले ब्यूरोक्रेसी है, तो तीनों में कंटिन्यूटी है। जहां अगर गैप होता तब ये फिर सफल नहीं हो पाता। और उस समय कोरोना के समय में ऐसा हुआ कि सभी लोग कोरोना से पीड़ित थे, तो इसलिए इसमें बहुत शार्प और बहुत ही पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन था, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम और आगे आने वाले समय में भी इसकी जरूरत होगी, तो ये सफल होगा ये कार्यक्रम। एक जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है वो है सुरक्षा भाव की। अगर आप इस तरह की सरकारें इस तरह के फैसले लेती है तो लोगों में एक विश्वास उत्पन्न होता है, सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, लोग के जो डेली कमाने खाने वाले लोग थे उनको दिक्कत हुई, तो उनके लिए ऐसी स्कीम आई, योजना आई और उनको घर बैठे ये अनाज मिला, ताकि उनकी जो समस्या थी सीधे नहीं। लेकिन एक तरफ दूसरी चुनौती थी देश के सामने कि इस तरह की बीमारी से कैसे लड़े। तो एक साइंटिस्ट वर्ग को भी मोटिवेट किया गया और उन्होंने 2 ऐसे टीके बनाए जो न सिर्फ देश के लोगों को बल्कि विदेशों में जाके उन्होंने लोगों को मदद करने की जो हमारी मुहिम है, हम सबको साथ लेके चलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, उसने भी इस दौर में भारत सरकार ने अपनी भूमिका निभाई। तो इस नजरिए से सुरक्षा भाव है, उसको लेके आप क्या करेंगे? क्या सरकारों के इस तरह के फैसले से लोगों में एक सुरक्षा भाव उत्पन्न होता है और वो उनको लगता है कि हमारी जवाबदेही भी है, सरकार ने जब इतना किया तो हम भी आगे आए? देखिए, सरकार की ये जवाबदेही है। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में इस बात का जिक्र है कि जो सरकार है उन्हें सुरक्षा देना है, और वह जो सुरक्षा है वह सुरक्षा किसी भी स्तर पर किसी तरह का भी है। तो जब लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा तभी न विकास होगा। ये सामाजिक सुरक्षा की बात। सामाजिक सुरक्षा की अगर नहीं होगा तो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। कोई ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी का पॉलिसी नहीं है, या जो सोशल सिक्योरिटी रूल्स से बाहर है? कोई ऐसा देश नहीं है विश्व में, कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां सोशल सिक्योरिटी। अब कौन कैसे इम्प्लीमेंट करता है ये महत्वपूर्ण है। तो अभी हमारे यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी का पार्ट है, आप फ्री पे फूड दे रहे हैं, तो वो ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स का भी पार्ट है। तो दोनों को देखते हुए जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल, पिछला एग्जाम्पल है आपके पास कि ये सक्सेसफुल हुआ, तो आगे इसमें और प्रिकॉशन लेकर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हाँ, तो ये और सक्सेसफुल होगा। यानी आप ऐसे जो सरकार के निर्णय है उससे सीधे जनता लाभान्वित होती है, और जो सामाजिक सुरक्षा का भाव है, जो उनके कह सकते हैं कि जो दायित्व है कल्याणकारी सरकारों का, वो उसको लगता है कि पूरा होगा। जी, चलते सुधांशु जी, आपसे कुछ इस तरह की स्कीम को कैसे और प्रभावकारी तरीके से लागू करने के लिए आम लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, समाज की क्या भूमिका होगी? इस तरह के स्कीम को देखा जाए तो लोगों का जुड़ाव सरकार और समाज से बढ़ता है। तो जैसे जब लोग सीधा लाभ प्राप्त करते हैं और वैसे समय में जब संकट का समय हो वहाँ से शुरू होता है, तो एक लगाव सा होता है कि एक ऐसी सरकार है जो हमारे बारे में सोच रही है, तो आपका उससे संस्था से जुड़ाव आपका होता है। सुधांशु जी, समय नहीं है तो हम और चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी जो स्कीम्स हैं उसके कितने दूरगामी असर होते हैं हमारे विकास पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर, और उसका आम आदमी को लाभान्वित होता ही होता है। लेकिन समय नहीं है। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सचिंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने
इतने व्यस्त समय से आप किताबें लिख चुके हैं और लगातार इस अवस्था में भी कार्य करते रहते हैं। हम अपने सभी दर्शकों की तरफ से आप दोनों अतिथियों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार डीडी बिहार के साथ बने रहते हैं और देखते रहते हैं डीडी बिहार। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, नमस्कार। नमस्ते।